ये हमारे पास 45 years old female admitted to the nursing unit with severe asthmatic attack. She has been experiencing shortness of breath since admission 3 hours ago. Her ABGs are as follow. हमारे पास सीवियर अस्थमा के साथ 45 years old फीमेल एडमिट हुई थी। इसकी रेंज ये है: पीएच 7.22, PaCO2 55, SCO3 हमारे पास 25 है। पीएच नॉर्मल वैल्यू से कम है तो इसलिए हम इसको एसिडोसिस कहते हैं, और इसका SCO3 नॉर्मल है, वाइल PCO2 इज एबनॉर्मल जो हाई है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। यहाँ देख लो, SCO3 नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है पीएच कम, और इसके अलावा PCO2 बढ़ रहा है, और SCO3 इसका नॉर्मल है। एसिडोसिस इज प्रेजेंट, डिक्रीज इन पीएच विद इंक्रीज PCO2 रिफ्लेक्टिंग प्राइमरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है। केस नंबर 2 ये है हमारे पास: 55 years old मेल एडमिटेड टू योर नर्सिंग यूनिट विद रिओकरिंग बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इसको बार बार बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। डिस्पाइट द यूज ऑफ एंटीमेटिक, इसने कोई भी उल्टी के लिए कोई दवाई यूज नहीं की, इसलिए इसको कई घंटों तक इसको वॉमिटिंग होती रही। तो इसकी वजह से, वॉमिटिंग की वजह से इसका रिजल्ट ये रहा: पीएच इसका 7.50 है, PCO2 42 है, SCO3 इसका हमारे पास 33 है। इसका 7.50 एसिड अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। PCO2 इसका नॉर्मल है, SCO3 इसका क्या है, एबनॉर्मल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक क्या है, प्लीज जवाब दो। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। हमेशा दोनों एक पीएच और ये दोनों चीजें क्या है, एक सिम्प में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हमारे पास तीसरा रेंज है, वो क्या है: 54 years मेल is admitted to the hospital. He is on the dialysis and has missed his last two appointments for dialysis center. His arterial blood gas values are reported as follow. सही है। 54 साल बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, डायलिसिस इसने मिस किए, दो अपॉइंटमेंट, इसकी वजह से इसका रिजल्ट ये रहा: पीएच इसका नॉर्मल, नॉर्मल से कम है, इसलिए हम इसको एसिडोसिस कहेंगे। PCO2 इसका 37 है जो नॉर्मल है, वाइल SCO3 इसका नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो हमने आपको ये बता दिया, सही, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। केस नंबर 4 जो है 54 ईयर, ये हमने बता दिया आप लोग को। सॉरी, ये हमने डिस्कस नहीं किया ना, ये वाला। डायलिसिस, हाँ, इसका 7.32, और ये यहाँ पर PCO2 इसका नॉर्मल है, और ये मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की तरफ चल रहा है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी। 60 years old male with COPD is admitted for surgery. His pre-surgery ABG's value are as follow. 60 years old मेल पेशेंट है COPD के साथ, और सर्जरी के लिए एडमिट हुई। इसके सर्जरी से पहले इसके ABG's वैल्यू ये थी: पीएच 7.35, सही है, और PCO2 इसका 48 है, SCO3 इसका 28 है। पीएच इसका 7.35 नॉर्मल है, लेकिन ये दोनों एबनॉर्मल है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसका इसका हम ये जवाब दे सकते हैं कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस फुली कंपनसेटरी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। हम इस तरह इसका जवाब दे सकते हैं, सही है। देखो, बिकॉज द पीएच हैज रिटर्न इनटू द नॉर्मल रेंज, वी वुड इंटरप्रेट दिस एबीजीज आर फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। हमेशा कंपनसेशन में दोनों एक दूसरे के अपोज चलते हैं, एक एसिडोसिस होगा तो दूसरा अल्कोलोसिस की तरफ चलता है, एक अल्कोलोसिस होगा तो दूसरा दूसरा एसिडोसिस की तरफ जाता रहता है, सही। A 54 years old female admitted for an LS इलियम इलियम सर्जरी के लिए एडमिट हो गई है। शी हैड बीन एक्सपीरियंस, इसको नोजिया और वॉमिटिंग थी।
इसका एनजी ट्यूब हैज बीन इन प्लेस, इसको एनजी ट्यूब लगी थी 24 आवर्स के लिए। इसके एबीजीज वैल्यू ये थी, पीएच 7.43, पीसीओ2 इसका 48, एससीओ3 इसका 36 है। 7.43 इसका नॉर्मल वैल्यू है, सही है। पीसीओ2 और एससीओ3 इसका एबनॉर्मल, दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस भी कह सकते हो, सही है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, सही है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एज वेल एज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ये कंपनसेशन में चलते रहते हैं। फिर हमारे पास अल्कोलोसिस की क्या कॉजेटिव एजेंट्स हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इसका हाइपर वेंटिलेशन है, आप लोगों को ये बताया कि जब आप हाइपर वेंटिलेट होते हो, ड्यू टू द हाइपर वेंटिलेशन आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करते हो। ड्यू टू द लॉसिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन जो है कम हो जाता है, तो यू बिकम अल्कोलोटिक, आप अल्कोलोसिस हो जाते हो। तो हाइपर वेंटिलेशन है, एंजाइटी की वजह से भी आप हाइपर वेंटिलेट हो जाते हो, कहीं भी परेशानी होती है तो आपका सांस फूल जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरह हाई एल्टीट्यूड की वजह से, प्रेगनेंसी में फीवर बुखार की वजह से भी आप टिकेप्निक हो जाते हो, तो इसकी वजह से आप हाइपर वेंटिलेशन, और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से आप ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लॉस करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया की वजह से आपको क्या होगा, टिकिकार्डिया, टिकेप्निक हो सकते हो, टिकिकार्डिक एंड टिकेप्निक होगा। तो टिकिकार्डिया एंड टिकेप्निक विल लीड टू लॉस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल फ्रॉम योर बॉडी। और इसके अलावा इनिशियल स्टेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से आप टेकिकार्डिक एंड टिकेप्निक हो जाते हो। जब टिकेप्निक एंड टिकिकार्डिक हो जाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कर लेते हो अपनी जिस्म से, और आपका जिस्म जो है अल्कोलोटिक हो जाते हो। इसी तरह गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूसेस का नेचर जो है वो एसिडोसिस होता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा वॉमिटिंग करते हो या सक्शन के जरिए आप ज्यादा सक्शन कर लेते हो, इसकी वजह से क्या हो जाता है, आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ चल जाते हो। इसी तरह पोटाशियम वेस्टिंग डायूरेटिक जैसे लेसिक्स वगैरह आप यूज करते हो, तो इसकी वजह से ज्यादा लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन लॉस हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन लॉस होंगे तो अल्कोहल तरफ जाओगे। और ओवर यूज ऑफ एंटासिड, जब ज्यादा से ज्यादा ओवर यूज ऑफ एंटासिड वगैरह यूज करते हो, ड्यू टू द गेविस्कान वगैरह है, पीपीआई है, पिमिटोडीन है, तो ये क्या कराते हैं, आपके जिस्म से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एच एच प्लस आयंस को कम कर देते हैं। जब एच प्लस आयन कम होगा तो यू बिकम मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, यानी अल्कोलोसिस की तरफ जाओगे। फिर हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की क्या सिम्टम्स है, क्या अलामत हो सकते हैं, सीजियर, झटके आ सकते हैं, रिपीट ब्रीथिंग होगी, हाइपर वेंटिलेशन होगी, टेकिकार्डिया होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपोकेलेमिया होगा, जब आप करते नमनेस होगी, सुनपन होगी, एक्सट्रीमिटीज यानी हाथों और पाँव में, लेथार्जिक और कंफ्यूज होंगे, लेट हेडनेस होंगे, नोजिया और वोमिटिंग होगी। दिस इज द साइन सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस क्या है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में SCO3 का लेवल बढ़ जाता है, कोई भी सिस्टमेटिक डिसऑर्डर की वजह से, गैस्ट्रिक जूसेस का कम होना, वोमिटिंग की वजह से, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन की वजह से। जब नेजोगैस्ट्रिक सक्शन या वोमिटिंग हो जाती है, आप HCl को लॉस कर लेते हो। HCl में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस होती हैं, और इसके साथ साथ आप लॉस कर लेते हो पोटेशियम आयंस को भी। नॉर्मली सिमिलर अमाउंट ऑफ HCl इन SCO3 आर सिक्रेटेड, आपका जिस्म खुद ब खुद HCl और SCO3 सिक्रीट करते रहते हैं। इसी तरह इसलिए मोर HCl लूज लीड टू मोर SCO3 रिटेंशन। अगर आप ज्यादा HCl को क्या कर लेते हो, लॉस कर लेते हो वोमिट बाय वोमिटिंग, तो आपका रिटेन क्या चीज रिटेन हो जाता है, आपका SCO3 ज्यादा रिटेन होंगे, सही है। इंक्रीज इन पीएच लीड टू पोटाशियम इंक्रीज, अगर आपका पीएच बढ़ेगा तो इसकी वजह से आपका पोटाशियम एक्सक्रीट आउट ज्यादा होगा। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की क्या साइन सिम्टम्स अलामत हैं, रेस्टलेसनेस, आपको रेस्टलेसनेस होगी, यानी आप आरामदा नहीं सो सकते, रेस्टलेसनेस फील करोगे, और टेकिकार्डिक होंगे, और हाइपोटेंशन हो जाओगे आप, आपका यानी आपका नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न कम हो जाएगी, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होंगी, सीजर होंगे, और डिजीनेस और इरिटेबल होंगे, नोजिया वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है इसकी वजह से, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की वजह से। ट्रेमर्स मीन झटके आ सकते हैं, मसल क्रेम्स होंगे आपकी जिस्म पे, यानी दर्द वगैरह होंगे, टेंगलिंग ऑफ फिंगर एंड टोज, टेंगलिंग का मतलब यही होगा कि सुनपन होंगी, और हाइपोकेलेमिया होगा। एसिडोसिस की क्या कॉजेटिव एजेंट है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से एसिडोसिस होंगे। अगर आप सांस ब्रीदिंग पैटर्न आपका नॉर्मल से एबनॉर्मल यानी कम होगा,
ड्यू टू द हाइपोवेंटिलेशन यू विल रिटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपके जिस्म में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होंगे, योर pH will be decrease and carbon dioxide level will be increased due to the increase and due to the increase of carbon dioxide and decrease the level of pH to this will lead to एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। तो ड्रग ओवरडोज की वजह से एसिडोसिस हो सकता है। आप ज्यादा दवाइयाँ वगैरह यूज करते हो, परमानेंट एडिमा की वजह से हो सकता है, चेस्ट ट्रॉमा, न्यूरोमस्कुलर डिजीज की वजह से हो सकता है, और कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसकी वजह से भी आप एसिडोसिस की तरफ जाओगे। डी डायबिटिक केटोसिडोसिस भी हो सकता है। सिलिसाइलेट ओडी यानी सिलिसाइलेट वगैरह आप वन टाइम यूज करते हो, जो आपके एस्पिरिन डिस्पिरिन वगैरह है, क्योंकि डिस्पिरिन और एस्पिरिन क्या करता है, आपके पीएच को कम कर देगा और HCO3 को भी कम कर सकता है। सेप्सिस की वजह से भी हो सकता है, सेप्टिसीमिया कोई भी जरासीम की वजह से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, सीवियर डायरिया और रेनल फेलियर की वजह से, शॉक की वजह से भी हो सकता है एसिडोसिस एनवायरमेंट। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की क्या साइन सिम्टम्स हैं? व्हाट आर द साइन सिम्टम्स ऑफ द रिस्पिरेटरी एसिडोसिस? क्या क्या है? हाइपोवेंटिलेशन होगी, हाइपोक्सिया होगा, रैपिड सोलो रिस्पिरेशन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ड्यू टू द वेजोडाइलेशन, डिस्पनिया होगी, डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग, हेडेक, हाइपरकैलेमिया होगा, ड्राउजनेस होगी, डिसओरिएंटेड, इसको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या टाइम हो रहा है, मसल वीकनेस और हाइपर हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेशन वगैरह ज्यादा होंगे, झटके वगैरह होंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये हमने पढ़ लिया ना, सॉरी। इसके मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या है? हेडेक होगी, सीवियर हेडेक होगी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरकैलेमिया, और इसमें उसमें हाइपोकैलेमिया था, मसल ट्विच वगैरह, मसल ट्विच वगैरह होंगे इस तरह। ट्विच का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टेड होंगे, वार्म प्लस स्किन होंगी, सही है, वेजोडाइलेशन की वजह से, ये नहीं गरम गरम, इसका एक्सट्रीमिटीज कूल नहीं होंगे, वार्म होंगी, और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कम हो जाएगी, कंफ्यूज होंगे, ड्राउजनेस होगी, और कॉस्मोल रिस्पायरेशन होंगी। कॉस्मोल रिस्पायरेशन बाद में फिर बताएंगे कि ये क्या है। इसके साथ ही हम क्लास को डिसमिस कर लेते हैं। किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं।